हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजभाषा और राष्ट्रभाषा में प्रमुख अंतर के विषय में चर्चा और परिचर्चा करने वाला हूं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं इसको बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने समझाया हूँ और बताया हूँ। और उसके पहले के वीडियो में मैंने अनुच्छेदों के विषय में प्रमुख अनुच्छेद जैसे 343, 344, 345, 346, 348, 351 तक मैंने बताया है। अगर आपको देखना हो तो आप जा कर के हमारे पूर्व के वीडियो में राष्ट्रभाषा से संबंधित जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह राष्ट्रभाषा और राजभाषा का तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि चूँकि मैं आपको बताने वाला हूँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा का जो है प्रमुख अंतर, तो इसके पहले में हमें आपको यह बताना अनिवार्य है कि राष्ट्रभाषा क्या होता है और राजभाषा क्या होती है। जब तक हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के विषय में नहीं विस्तृत अध्ययन करेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम इसमें अंतर भी नहीं बता पाएंगे। तो एक संक्षेप में मैं आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा बता दे रहा हूँ और बाद में आप जो है इसका अंतर भी बताऊंगा, जिससे आप लोग तत्काल पकड़ लेंगे कि जो है कौन राष्ट्रभाषा का क्या गुण है और राजभाषा का क्या गुण है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है राजभाषा। राज अर्थात शासन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। राज का ही अर्थ मतलब होता है राजकाज की भाषा। तो राज का राज अर्थात शासन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। माने राजभाषा कौन सी भाषा कहलाती है? जो शासन और प्रशासन द्वारा अपने राजकाज में मतलब अपने प्रशासनिक कार्यों में उपयोग या प्रयोग किया जाता हो, वह भाषा कौन भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। तो राज अर्थात शासन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, यह सरकार की भाषा होती है। कौन भाषा होती है? सरकार की भाषा होती है। अंग्रेजी में इसे ऑफिशियल भाषा भी कहते हैं। कौन भाषा कहते हैं? ऑफिशियल भाषा। अतः यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर एक ही या भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। मतलब यह केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय सरकार की ये भी भाषा हो सकती है और यह राज्य सरकारों की भी भाषा हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश में हिंदी जो है राज्य भाषा है और वहीं जो है केंद्र में भी हमारी जो है हिंदी जो है राजभाषा है। तो इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों में हमारी हिंदी जो है राजभाषा है। तो वही बात है कि यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर एक ही या भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जबकि देखिए केंद्र में आपकी हिंदी भाषा है, वहीं आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी जो है आपकी राज्य की भाषा नहीं है, राज्य की राजभाषा नहीं है। तो इस नाते जो वहाँ पर मराठी आपकी जो है राजभाषा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक होता है संघ और एक होता है राज्य, ठीक है। तो जो राज्य होता है उसका राज्य भाषा, ठीक है, राजभाषा। और संघ का भी क्या होता है? राजभाषा होता है। संघ का भी क्या होता है? राजभाषा होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, यह दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जो हमारी हिंदी है वह जो है संघ की क्या है? राजभाषा है। और कुछ प्रदेशों में जो है जैसे 11 राज्य हैं वहाँ पर हमारा जो है हिंदी जो है संघ की संघीय भाषा भी है, माने राज्य का सहभाषा भी है। तो कहने का मतलब यह है कि यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर एक ही या भिन्न भिन्न भाषा भी हो सकती है। मतलब जो है भारत देश में कि यह केंद्रीय भाषा भी हो सकती है और अन्य प्रदेशों में भी यह भाषा हो सकती है। जो संघ की राजभाषा वह केंद्र की भी राज्य की भी राजभाषा हो सकती है और केंद्र के राजभाषा के साथ अन्य प्रांतों में अलग अलग राजभाषा भी हो सकती है। तो आप लोग इसका क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार मैं पुनः इसको समझा देता हूँ कि राज अर्थात शासन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा।
ठीक, मतलब यह जो राजभाषा होती है शासनिक और प्रशासनिक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल भाषा होती है, यह सरकार की भाषा होती है। संक्षेप में कहें, अगर सरल शब्दों में कहें, सहज शब्दों में कहें, तो जो राजभाषा होती है वह सरकार की अपनी भाषा होती है। ठीक, अतः यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर एक ही या भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब जो राजभाषा होती है, यहाँ देखिए, जो राजभाषा होती है वह राजभाषा केंद्र की राजभाषा भी हो सकती है और प्रदेशों की भी राजभाषा हो सकती है। और केंद्र की राजभाषा के साथ अन्य प्रांतों में जब जाएंगे तो कहीं कहीं पर वह राजभाषा न हो करके उस राज्य का, जैसे महाराष्ट्र का पंजाब का पंजाबी और महाराष्ट्र का मराठी, बिहार का मैथिली, वहाँ की क्या है, राजभाषा है। तो यह क्लियर हो गया। हाँ, संक्षेप में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि किसी देश की सरकारी काम काज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा किया गया हो वह भाषा राजभाषा कहलाती है। तो इसका मैंने संक्षेप में बता रहा हूँ कि किसी देश का, किसी भी देश का जो सरकारी काम काज जिस भाषा में करने का निर्देश किसके द्वारा, संविधान के प्रावधानों द्वारा किया गया हो वह भाषा राजभाषा कहलाती है। तो जो राजभाषा होती है वह संविधान के द्वारा निर्देशित भाषा होती है। वह संविधान के कानून में उसका प्राविधान रहता है कि यह हमारे देश की यह भाषा जो होगी वह कौन भाषा होगी, राजभाषा होगी। तो भारतीय संविधान में जो है हिंदी को ही जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो वही कह रहा है, किसी देश की सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा किया गया हो वह भाषा राजभाषा कहलाती है। क्लियर हो गया। अब हम राष्ट्रभाषा पढ़ेंगे, इसी के विरोध में जाकर के, विलोम में जाकर के। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती हो। वहीं पर जो है, जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है वह पूरे राष्ट्र में, मतलब पूरे देश में वह भाषा क्या होती है, समझी भी जाती है और बोली भी जाती हो, तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित हो। मतलब वह जो लैंग्वेज हो, राष्ट्र का भाषा का जो लैंग्वेज हो वह जो है उस राष्ट्र की संस्कृति मतलब उसके कल्चर से संबंधित हो, अर्थात समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा। मतलब जो राष्ट्रभाषा होती है वह भारत देश की या अन्य देश की क्या होती है, आम जन भाषा होती है, जो समस्त राष्ट्र के जन के विचार विनिमय की भाषा होती है। ठीक है, मतलब वो जो पूरे राष्ट्र की जन की विचार विनिमय की भाषा होती है। ठीक, मतलब आदान प्रदान करने की भाषा होती है, मतलब संपर्क भाषा भी आप इसे कह सकते हैं। तो जो राष्ट्रभाषा होती है वो कौन भाषा होती है, संपर्क भाषा होती है, आम जनता की भाषा होती है, समस्त राष्ट्र का एक तरह से वो प्रतिनिधित्व करती है, और यह जो है उस राष्ट्र की संस्कृति मतलब कल्चर से संबंधित होती है, और समस्त राष्ट्र में हर एक दूसरे प्रांत के सभी देश के सभी कल्चर और संस्कृतियों को जोड़ने का एक मजबूत कड़ी भी होती है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी राजभाषा होती है, कोई भी देश हो वहाँ शासन करने के लिए एक भाषा का जो है आवश्यकता पड़ती है। तो उस विषय में जो भाषा जो है संविधान द्वारा, उस देश के संविधान द्वारा जो है निर्मित होता है या स्वीकार किया जाता है उसको ही राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑफिशियल भाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा को हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में। यह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, यह बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली समझी जाती है और उस राष्ट्र की कल्चर से संबंधित होती है। मतलब जो है यह विभिन्न संस्कृतियों को एक जोड़ने का एक मजबूत कड़ी होती है, इसमें क्षमता भी होती है, और उसी भाषा को हम जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दे भी सकते हैं, जिसमें विभिन्न कल्चर, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों और संप्रदायों को बीच में जोड़ने की एक क्षमता हो, उसमें वह गुण हो। उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा के रूप में संबोधन कर सकते हैं। जो हमारी हिंदी में वह गुण पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कष्ट का बात है, खेद की बात है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे देश में अभी भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है जो है। लेकिन एक तरह से मानने के रूप में अगर हम कहा जाए, माना जाए या कहा जाए, जैसे गणित में माना जाता है उस तरह अगर माना जाए या कहा जाए तो उस हिसाब से जो है हमारी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा हो सकती है। संक्षेप में, किसी देश की बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। एक शब्दों में अगर कहा जाए तो आप यह लिख सकते हैं कि किसी देश की बहुसंख्यक लोगों द्वारा
बोली समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक, वहीं संक्षेप में राजभाषा के रूप में किसी देश की सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा किया गया हो वह भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है, यह क्लियर हो गया। अब आगे मैं आपको जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रमुख अंतर को बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि मैंने थोड़ा सा एक भूमिका बताया हूं कि राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा का जो प्रमुख अंतर होता है, फाउंडामेंटल जो अंतर होता है, उसको हम बताने वाले हैं। और जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी एग्ज़ाम में जो है अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, या राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो प्रमुख अंतर है उसमें प्रश्न आ जाता है। और जो ये प्रमुख अंतर हैं वही राष्ट्रभाषा और राजभाषा के प्रमुख गुण भी हैं। जैसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो आपको अंतर बताऊंगा, तो एक तरह समझिए कि राजभाषा का ये सब क्या है, गुण हैं। ये सब क्या हैं, इसके गुण हैं राजभाषा के, और राष्ट्रभाषा के गुण ये हैं अथवा विशेषताएं आप कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको जो है आ जाता है कि राजभाषा का कितने कौन कौन गुण हैं, तो इस तरह से 1 2 3 4 मैं लिखा हूँ नीचे ऊपर करके, देखिए 1 2 3, तो इस तरह से मैंने लिखा हूँ। अगर राष्ट्रभाषा का गुण पूछता है या विशेषताएं पूछता है तो इसको भी क्रमबद्ध मैंने लिखा है, जैसे 1 2 और 3। तो इस प्रकार से जो है 15-16 कॉलम हमने दिया है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर। तो उसमें कई बातें आ जाएंगी एक ही इस चैप्टर में, कि राजभाषा का गुण और अंतर भी इसमें आप समझ जाएंगे, राजभाषा का कौन कौन सी गुण और राष्ट्रभाषा की कौन कौन गुण है ये भी बता देंगे, राष्ट्रभाषा की कौन कौन विशेषताएं और राजभाषा की कौन कौन विशेषताएं हैं ये भी बता देंगे। तो इन तीनों चीज़ का मतलब अंतर, गुण और विशेषताएं, और राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसको भी मैंने तो इसके पहले बता ही दिया है। तो तमाम चीज़ों का इसमें जो है एक मिश्रण है। बहुत ही अच्छा यह मतलब वीडियो बनने वाला है, और आप लोग अंत तक देखिए इसमें क्या क्या बातें आगे आती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप जो है वीडियो को लंबा न करके हम शॉर्टकट में बताना चाहते हैं, थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे और आप लोग इसको समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजभाषा और यहाँ लिखा है राष्ट्रभाषा। तो यहाँ एक एक चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं और उसका जो है प्रतिलोम भी बताते जा रहे हैं। कि देखिए राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें सरकारी काम काज किए जाते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, कि राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किए जाते हैं। वहीं आप देखिए यहाँ क्या है, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरा देश बोले और समझे। मतलब जो हमारा पूरा देश जो है जिस भाषा में को बोल सकता है और समझ सकता है, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, उसको लिख सकता है, पढ़ सकता है बहुसंख्यक लोग अपने देश के, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जबकि राजभाषा वह होती है जिसमें सरकारी यानी ऑफिशियल काम काज सरकार के, चाहे संघ हो चाहे जो है राज्य हो, उसमें काम काज शासन और प्रशासनिक तौर पे किया जाता हो, वो हमारी राजभाषा कहलाती है। अब राजभाषा में आगे क्या है कि राजभाषा किसी देश की घोषित भाषा होती है। वो क्या होती है, घोषित मतलब संविधान द्वारा पारित भाषा होती है, और वह जो है संविधान सभा के द्वारा निर्णीत भाषा होती है। निर्णय लिया गया होता है कि यही हमारी देश की राजभाषा होगी। तो संविधान द्वारा घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है। मतलब जो राजकीय प्रयोजन जैसे संसद में हो गया आपका, ठीक है, और प्रशासनिक में हो गया, ऐसे कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो राजकीय प्रयोजन में प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत की मुख्य आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो भारत देश की जो मुख्य आधिकारिक या मतलब जो है आधिकारिक राजभाषा कौन है, हिंदी है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मतलब अगर हम प्रश्न आ जाए कि भारत की प्रथम राजभाषा कौन है, तो भारत की प्रथम राजभाषा हिंदी है, और भारत का केंद्रीय स्तर पर जो है दूसरी राजभाषा कौन है, तो आप उसको अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, यह क्लियर हो गया। वहीं राष्ट्रभाषा के विषय में दिया जा रहा है कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरा देश बोले व समझे। भारत में अधिकांश लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। देश की अधिकांश जनता हिंदी समझती और बोलती है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। मतलब भारत में जो अधिकांश लोग हैं वो हिंदी राष्ट्रभाषा को तो मानते हैं, लेकिन देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलती और समझती भी है। लेकिन कष्ट की बात यह है और यह सत्य भी है कि हमारे
देश की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है ही नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो चूँकि यह प्रश्न आ सकता है कि लोग जैसे कहने के लिए कहते हैं हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या हिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधिकारिक रूप में जो है यह संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं है, इसको हम जो है मानते हैं, यह जो है संविधान द्वारा घोषित भाषा नहीं है। क्लियर हो गया। आगे दूसरा जो है राजभाषा संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा होती है। जो राजभाषा होती है, मैंने जहाँ वहाँ जो ऊपर लिखा है घोषित भाषा होती है, तो वही कहने का मतलब है कि राजभाषा जो होती है संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा होती है। ठीक है, एक्सेप्टेड भाषा होती है। तो राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा होती है। वहीं जो राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता होती है। और हर देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस की जाती है। लिखने जो शासकीय भाषा वो अलग चीज़ होती है और राष्ट्रभाषा अलग होती है। और राष्ट्रभाषा की आवश्यकता हर देश को महसूस होती है कि उस देश की राष्ट्रभाषा क्या हो, क्योंकि उसमें जो गुण होता है वह राष्ट्रीय एकता का गुण उसमें होता है। अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता होती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हम जो संवाद करते हैं, जो संपर्क की जो भाषा होती है, वह आवश्यकता महसूस कराती है कि एक देश की एक क्या होना चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो वह जो राष्ट्रभाषा होती है वह राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता होती है। इस लिहाज से वैसे तो सभी 22 भाषाएँ राष्ट्रभाषाएँ होती हैं। भारत में जो है अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में, भारत के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। किंतु राष्ट्र की जनता मतलब आम जनता जब स्थानीय या तत्कालिक हितों या पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से एक को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसे तो हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और जो 22 भाषाएं हैं वो तो हैं, किंतु राष्ट्र की जो जनता है, जो आम जनमानस है, वह चाहता है कि ये देश की क्या हो, एक राष्ट्रीय भाषा हो। और वह राष्ट्रीय भाषा जो होती है वहाँ पर हर मनुष्य का जो और हर क्षेत्र का जो व्यक्तिगत या स्थानीय या तत्कालिक हितों या पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से एक को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जब पूरे देश के लोग अपनी व्यक्तिगत हित या फिर जो है स्थानीय या क्षेत्रीय मतभेद को भुला करके और अपना तत्कालिक लाभ हितों को छोड़ करके और पूर्वाग्रह से ऊपर, पूर्वाग्रह मतलब होता है कि जैसे किसी बात को जो है हम रटे रटाए रहें कि हाँ जिद पकड़े रहें कि यही हमारी ही जो भाषा है वही राष्ट्रभाषा होगी। जैसे आपका दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषा है, और यहाँ पंजाबी, हिंदी, पंजाबी, मराठी है। तो इसी तरह उड़िया, बिहारी, बंगाली, मैथिली है। तो सभी लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी भाषा जो है राष्ट्रभाषा हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। तो यह पूर्वाग्रह से उठ करके मतलब अपना स्थानीय लाभ और तत्कालिक हित और पूर्वाग्रह से मतलब हट करके मतलब देश के विषय में सोचने के लिए और राष्ट्र के विषय में, कल्याण करने के विषय में अगर हमारा मन है, तो उसी को जो है हम वह कब मन आता है, जब हम अपने पूर्वाग्रह से ऊपर उठ जाते हैं, तब ऐसी भावना आती है। तो वही कह रहा है कि राष्ट्र की जनता मतलब आम जनता जब स्थानीय मतलब स्थानीय हित, तत्कालीन हित और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं, जो मतलब 22 भाषाएं हैं और भी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में से एक को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता मतलब राष्ट्रीय अस्मिता मतलब राष्ट्रीय सम्मान का एक आवश्यक उपादान मान प्राप्ति, उपादान मतलब प्राप्ति होता है। तो कहने का मतलब जो है सभी भाषाओं में से जो है उसमें से एक को चुनकर और उसे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न चिन्ह बनाते हुए और एक आवश्यक उपादान मतलब वो जो उपलब्धि है होती है, जो हम जब सभी भाषाओं में से चुनकर एक भाषा को चुनते हैं, एक तरह से वह उपलब्धि ही होती है उस भाषा के लिए। तो जैसे हमारी हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा माना जाए तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान मतलब प्राप्ति या उपलब्धि होगी, समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो राष्ट्रीय भाषा होती है और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की
आवश्यक भाषा होती है, जबकि जो राजभाषा संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा होती है। ठीक है, यह क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा क्या है, मतलब अगर शब्दों पे आया जाए तो राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा अधिनियम के तहत राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 हमारी जो हिंदी दिवस है का पर्व जो है, जो हमारे देश में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, वह कौन सा दिन होता है, 14 सितंबर। तो 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा जो है हमारी हिंदी को घोषित किया गया था। उसी की याद और उसी के स्मृति में जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके विपरीत राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक नहीं है। आपको मैंने बताया कि राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा शब्द जो है संवैधानिक नहीं है, बल्कि यह एक प्रयोगात्मक, व्यवहारिक, भावनात्मक एवं जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा जो है संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक प्रयोगात्मक मतलब जो नित्य प्रयोग होते हैं और उसमें जो अच्छा बात आती है उसको जो है हिंदी में समाहित किया जा सकता है, या जो राष्ट्रभाषा होगी उसको में समाहित किया जाता है। और जैसे मान लीजिए आत्मनिर्भर शब्द एक बहुत बढ़िया चला कि आत्मनिर्भर भारत, तो उस प्रकार से ऐसे जैसे कोई बात आ जाता है, तो इस प्रकार जो शब्द अगर पूरे देशवासियों को चाहे किसी भी मतलब बोली में, चाहे वो मराठी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे कन्नौजी हो, किसी बोली में, किसी भी भाषा में जो है राष्ट्रीय भाषा जो भी हैं, अगर उन राष्ट्रीय भाषाओं में कोई शब्द जो है बहुत अच्छा लगता है, लोकप्रिय लगता है और वह जो है बहुत अच्छा जो है लोकप्रिय हो जाता है, तो उसको हम राष्ट्रभाषा में भी जो है सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसी नाते यह कह रहा है, बल्कि यह प्रयोगात्मक मतलब सदैव इसका प्रयोग होता रहता है, और ये व्यवहारिक भाषा होती है, मतलब यह व्यवहार में हमारे आपके व्यवहार में उतरी भाषा होती है, और ये भावनात्मक होती है, मतलब कहने का मतलब जो है जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है उससे हमारा भावनात्मक लगाव भी होता है, तथा यह जन मान्यता प्राप्त शब्द है। और यह जो है जन मतलब मनुष्य जो भारत के लोग हैं या उस देश के लोग हैं उनके द्वारा यह मान्यता प्राप्त शब्द होता है। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय जो राष्ट्रभाषा होती है वह आम जनता और आम जनमानस के भावनाओं और व्यवहार और उनकी मान्यताओं पर आधारित होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आगे देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। जो राजभाषा होता है मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, वह क्या होता है, उसका क्षेत्र जो है बहुत ही लिमिट होता है, उसका स्कोप क्या होता है, बहुत लिमिट होता है। जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और व्यापक होता है। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे आपका हिंदी है, वह हिंदी का जो स्वरूप है, जो उसका स्कोप है, वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है और है भी। तो उसी नाते जो है जो राष्ट्रभाषा हमारी होती है उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो स्कोप होता है बहुत ही जो है विस्तृत और व्यापक होता है। ठीक है, जबकि जो राजभाषा होती है उसका क्षेत्र बहुत ही लिमिट होता है, उसका स्कोप जो है बहुत ही लिमिट होता है। तो जो है कहने का मतलब है जो राजभाषा होती है वह जो है केंद्र सरकार या संघ सरकार के प्रशासनिक कार्यों पर लागू होता है, या तो किसी एक दो राज्य, जैसे भारत जो है हमारी हिंदी है राजभाषा है, और राजभाषा है तो ये पूरे केंद्रीय राजभाषा हो गया, संघ का राजभाषा हो गया, और 11 जो है राज्यों में भी ये राजभाषा का काम करती है। तो कहने का मतलब 11 राज्य हो गया और पूरे केंद्र हो गया, तो ये इसका क्षेत्र क्या है, लिमिट है, मतलब बधा हुआ है। जबकि जो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, मतलब हिंदी तो है नहीं, मतलब माना जा रहा है, या जो भी राष्ट्रभाषा हमारी हो उस राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है बहुत विस्तृत और व्यापक होता है। और अगर इस मायने में देखा जाए तो हिंदी जो है पूरे राष्ट्र में जो है हर प्रांतों में, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, चाहे पूर्व भारत हो, हर राज्यों में भारत का जो है कमोबेश जो है प्रभाव जो है। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे कि जो राजभाषा होती है उसका जो स्कोप होता है वो लिमिट होता है, जबकि जो राष्ट्रभाषा होता है उसका जो स्कोप क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तृत और व्यापक होता है। क्लियर। आगे देखिए, जो राजभाषा होती है वह प्रशासनिक कामकाज की भाषा होती है, मतलब सरकार के
शासन और प्रशासन के कामकाज की जो मुख्य लैंग्वेज होती है, जबकि यह जो राष्ट्रभाषा होती है यह लोगों की संपर्क की भाषा होती है। मतलब लोग जो संपर्क करते हैं और बातचीत करते हैं, लिखते पढ़ते हैं अधिकतर, और अपनी अभिव्यक्ति जो है व्यक्त करते हैं, तो यह जो है जो भाषा होती है लगभग ये संपर्क की भाषा होती है, कांटेक्ट की भाषा होती है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया कि मतलब जो राजभाषा होती है वह सरकार के प्रशासनिक कामकाज की भाषा होती है, जबकि जो राष्ट्रभाषा होती है यह आम जनता या लोगों की क्या होती है, संपर्क भाषा होती है। आगे देखिए, राजभाषा के प्रति जनता का सम्मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। आप सोचते होंगे कि ये कैसा बात है कि राजभाषा के प्रति जनता का सम्मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो राजभाषा के प्रति जनता का सम्मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ दिया है पराधीन भारत में अंग्रेज़ों की अंग्रेजी भाषा राज की भाषा जो थी वो क्या थी, राज की भाषा थी, लेकिन वो पूरे जो है पराधीन भारत मतलब गुलाम भारत में जो है अंग्रेज़ों का जो राज की भाषा क्या थी, अंग्रेजी थी। तो अंग्रेजी थी, लेकिन वो जो है अंग्रेज़ों की जो भाषा थी वो अंग्रेजी ज़रूर थी, लेकिन ये पूरे देश में जो है इसके प्रति सम्मान नहीं था। ठीक है, अंग्रेजी के प्रति सम्मान नहीं था। तो इस प्रकार से यह बात जो है न केवल पराधीन बल्कि स्वतंत्र देशों में भी होता है कि जो वहाँ की राजकीय भाषा होती है वह भाषा में ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसको सम्मान दें, वहाँ पर कुछ लोग सम्मान भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन राजकीय भाषा के रूप में जो है सम्मान देना चाहिए, सबको देना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि राजभाषा के प्रति जनता का सम्मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे पराधीन भारत में अंग्रेज़ों का अंग्रेजी भाषा। ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण दिया है समझने के लिए आपको। जबकि राष्ट्रभाषा के साथ जनता की आत्मसम्मान जुड़ी होती है। अब यहीं इसका विपरीत देखिए, जो राष्ट्रभाषा होती है वहाँ पर आम जनता जो है उस भाषा से अपना आत्मसम्मान जोड़ती है। क्या जोड़ती है, आत्मसम्मान जुड़ी रहती है। मतलब जैसे हमारा मातृभूमि और होती है, मातृभाषा होती है, तो उसी प्रकार से मातृभूमि के लिए लोग जो है अपना सम्मान से जोड़ते हैं। उसी तरह मातृभाषा, मातृभूमि और मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति जो है लोगों का सम्मान जो है भावनाओं से जुड़ा रहता है, तथा सांस्कृतिक परंपराओं का यह मजबूत कड़ी मतलब चयन का काम करती है। मतलब जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है उसमें यह क्षमता होती है, उसमें यह महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो पूरे देश के सभी प्रांतों को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में मतलब जोड़ने रखने की क्या रहता है, उसमें क्षमता रहता है। और इसमें जो है जो साहित्य लिखे जाते हैं वो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होते हैं, और ये साहित्य जो है बहुत ही सांप्रदायिक सद्भाव का एक जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब कि राष्ट्रभाषा के साथ जनता का आत्मसम्मान जुड़ी होती है तथा सांस्कृतिक परंपराओं की यह मजबूत कड़ी की काम करती है, देश को जोड़ने की काम करती है। तो राष्ट्रभाषा जो है इज़ द बेटर लैंग्वेज, मतलब बेस्ट लैंग्वेज। तो जो हमारा ये है मतलब राष्ट्रभाषा है बहुत ही अच्छा भाषा होती है। इस जो है श्रृंखला में हमको राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए, राजभाषा एक निश्चित मानक रूप होता है। राजभाषा का जो होता है जो स्वरूप होता है वो मानक, एक निश्चित मानक, मतलब उसका एक सर्टेन जो है निश्चित मानक होता है, और उसके आप न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। जो उसका व्याकरण, जो उसका लैंग्वेज होता है वो जो है निश्चित मानक स्वरूप में होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो राजभाषा जो होती है वह एक निश्चित मानक स्वरूप में होती है, जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया, मतलब ये बधी बधाई लैंग्वेज होता है। दूसरा है राष्ट्रभाषा का रूप लचीला होता है। उसके विपरीत पे जाएंगे तो राष्ट्रभाषा को जो रूप और स्वरूप होता है वो क्या होता है, लचीला होता है। इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जाता है। मतलब ये जनता जैसा इसको ढालना चाहती है वैसा ये भाषा ढल जाती है। जनता को जैसी आवश्यकता होती है उस भाषा को जो है उसमें जो है ढाल लेती है। यह जो है राष्ट्रभाषा का जो है प्रमुख गुण होता है, क्योंकि यह जो राष्ट्रभाषा होती है वह अपने देश की आम भाषा होती है, आम जनता की भाषा होती है, जनमानस की भाषा होती है, संपर्क की भाषा होती है, इसकी व्यवहारिक भाषा होती है, इसके आत्मसम्मान से जुड़ी भाषा होती है।
ठीक है। तो कहने का मतलब यह है जो राष्ट्रभाषा का रूप होता है वो बहुत ही लचीला होता है, इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज हिंदी में ही होता है। क्योंकि जो हमारी हिंदी है वो राजकाज की भाषा ही है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वर्तमान समय में जो भारत सरकार के कार्यालयों, मतलब भारत सरकार के जो ऑफिस हैं और कार्यालय हैं और हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज हिंदी में ही होता है। मतलब जो कुछ हिंदी प्रदेश हैं वहाँ हिंदी प्रदेशों में जो है जो वहाँ की राजकीय भाषा या राजकाज की भाषा क्या है, हिंदी है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अन्य राज्य सरकारें अपनी राज्य भाषाओं में कार्य करती हैं, जबकि अन्य राज्य सरकारें जो हैं अपनी अपनी राज्य भाषाओं में कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, बिहार में मैथिली, तो इस प्रकार से जो है उड़ीसा में उड़िया। तो इस प्रकार से जो है वहाँ की राज्य सरकारें वहाँ की जो मदर लैंग्वेज एक तरह समझिए, वहाँ की जो भाषा है मातृभाषा, उसमें जो है उनको राज्य भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो इस नाते अन्य राज्य सरकारें अपनी राज्य भाषाओं में कार्य करती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और उत्तर प्रदेश में हिंदी। वहीं पर आप देखिए जो तो मैंने राजभाषा की बात किया है, जो संघ और राज्य सरकार में जो राजभाषा है उसमें वह कार्य करती हैं, शासन और कार्यालयों और उस अपने शासन और प्रशासन में। जबकि वर्तमान समय में भारत में हमारे देश की संपर्क भाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में जो है हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है और संपर्क भाषा। ठीक है, दोनों भाषा है हमारी क्या है, हिंदी ही है। तो वर्तमान समय में भारत में हमारे देश की संपर्क भाषा और राजभाषा दोनों क्या है, हिंदी है। प्रश्न भी आ सकता है कि हमारे देश की संपर्क भाषा क्या है, तो आप लिखेंगे हमारे देश की जो संपर्क भाषा है, आम जनता की भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, वह कौन भाषा है, वह जो है हिंदी है। और हमारे देश की राजभाषा कौन है, वो भी हिंदी है। लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं आप कह सकते, क्योंकि राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी नहीं हुई है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी क्या है, हमारे देश की क्या है, राजभाषा है। मतलब हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है, राजभाषा है। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी का जो विकास है क्रमशः, मतलब धीरे धीरे जो है उत्तरोत्तर अंग्रेजी के जगह पर हो रहा है। मतलब जहाँ पर हमको, चूँकि हमारी जो दूसरी लैंग्वेज है राजभाषा, जो हमारे देश की राजभाषा प्रथम तो हिंदी है और दूसरी राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। प्रथम राजभाषा कौन है, प्रथम राजभाषा क्या है, हिंदी है, और दूसरी राजभाषा कौन है, अंग्रेजी है। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो है हमारे देश में उत्तरोत्तर मतलब धीरे धीरे हिंदी का हर जगह प्रयोग हो रहा है। भले जो है दूसरी राजभाषा हमारी अंग्रेजी है, लेकिन उसके जगह पर जो है हर जगह अधिकतर जो है अब हमारी जो प्रथम राजभाषा हिंदी है, इसी का प्रयोग हो रहा था। जबकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो अधिकतर जो कार्य हो रहा था शासनिक और प्रशासनिक, वह किस में हो रहा था, अंग्रेजी में हो रहा था। लेकिन अब जो है जिस तरह से धीरे धीरे मतलब भारत की जनता जागरूक हो रही है, अपने राष्ट्रभाषा से लगाव हो रहा है, तो उस तरह से जो है धीरे धीरे जो है अंग्रेजी के जगह पर जो है शासन और प्रशासन के जगह पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा यह जो है राजभाषा है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है। मतलब पहले अंग्रेजी में अधिकतर होता था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी की भाषा भले हिंदी थी, लेकिन उसका अधिकतर प्रयोग जो हमारा दूसरी राजभाषा अंग्रेजी थी वह उसका प्रयोग अधिकतर हो रहा था। लेकिन अब जो है अधिकांशतः जो है अंग्रेजी की जगह पर हर शासक और प्रशासकीय कार्यालयों में जो है राजभाषा का जो है काम उत्तरोत्तर हो रहा है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। दूसरी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश विदेश में सर्वत्र हो रहा है। ठीक है। यहाँ भी बात यही है, यहाँ चूँकि जिस प्रकार हमारी राजभाषा में जो है
राजभाषा में जिस प्रकार हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, उसी प्रकार जो है हमारी जो राष्ट्रभाषा के रूप में जो है, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है नहीं, लेकिन एक तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में जो है हिंदी का प्रयोग जो है देश और विदेश में सर्वत्र हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जो है पूरा जो है हर जगह यूट्यूब और जो है फेसबुक और जो है अखबार, हर जगह आप देखेंगे, व्हाट्सएप, हर जगह देखेंगे तो जो है हिंदी का ही बोलबाला है। ठीक है, यहाँ तक कि विज्ञापन जो है और जो है हमारी जो संपर्क की भाषा है, विज्ञापन अधिकतर जो निकलता है वो सारा चीज़ जो है अब अधिकतर हिंदी में हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है हमारे हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा जो हमारी राजभाषा है उसके लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः उत्तरोत्तर अंग्रेजी के जगह पर हो रहा है, ये भी आप समझ गए होंगे। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश विदेश में सर्वत्र हो रहा है, मतलब अपने देश तो छोड़िए, हमारे देश को में छोड़िए, जैसे अमेरिका, जापान, चीन, चाइना, मतलब ब्रिटेन, हर देशों में जो है हिंदी भाषियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका कहने का मतलब ये है। 10वां पॉइंट है, इसमें शब्दों का प्रयोग निर्माण अथवा निष्कासन विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है। जो राजभाषा होती है, किसी भी देश की राजभाषा हो, तो उसका जो प्रयोग होता है, उस शब्दों का, उसमें जो शब्दों का निर्माण होता है और उसमें से कौन शब्द उचित हैं और कौन शब्द अनुचित हैं, उनको निष्कासन भी कराया जाता है। जैसे कोई शब्द जो है गलत हैं राजभाषा में, तो उसका निष्कासन भी होता है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता है। उसमें जो है एक जो है विषय विशेषज्ञ जो है बैठते हैं, एक समिति बैठती है विद्वानों की, और वह समिति से राय ली जाती है कि कौन सा शब्द इसमें जोड़ा जाए, कौन सा शब्द इसमें से निकाला जाए, कौन शब्द इसमें प्रयोग किया जाए। इसका जो है पूरा एक समिति बनती है और विशेषज्ञों के राय से जो है किसी भी शब्द को, राजभाषा के किसी भी शब्दों का प्रयोग होता है, निर्माण होता है और निष्कासन होता है। ठीक है, इसमें शब्दों का प्रयोग, जो राष्ट्रभाषा होती है उसमें शब्दों का प्रयोग समाज से तथा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं। रूढ़ मतलब चढ़ना होता है, रूढ़ माने चढ़ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें शब्दों का प्रयोग समाज से अथवा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर, मतलब कोई भी शब्द जो हमारी देश में भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तो उनमें अगर कोई बढ़िया शब्द मिल जाता है और उसका अधिक प्रयोग होता है जनमानस में, तो उस पर आरूढ़ होकर के, रूढ़ या आरूढ़ मतलब होकर के जो है वो हमारी जो राष्ट्रभाषा होती है उस पर उसको मान्यता मिल जाती है। इसके निर्माण में सभी वर्गों का हाथ होता है। जो राष्ट्रभाषा होती है वह सभी प्रांतों, सभी वर्गों के जो है सहयोग से ही जो है इसका निर्माण होता है, और इस राष्ट्रभाषा के निर्माण में सभी वर्गों का जो है बराबर योगदान होता है। ठीक है, फिर आप देखिए राजभाषा नियमों में बधी होती है। तो मैंने आपसे बताया ना कि राजभाषा का शब्द का प्रयोग जो होता है विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी एक समिति बनती है, उसके द्वारा किसी शब्दों का निर्माण होता है, उसका निष्कासन होता है और उसमें जो है नए शब्द जोड़े जाते हैं। तो वह जो है विशेषज्ञों के द्वारा और संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा एक समिति बैठाई जाती है, उसमें के द्वारा जो है यह होता है। तो उसी प्रकार जो राजभाषा जो होती है और नियमों में बधी होती है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र और मुक्त प्रवृत्ति की होती है, वहीं हमारी जो राष्ट्रभाषा होती है वह आज़ाद होती है, स्वतंत्र होती है और जो है मुक्त प्रवृत्ति की होती है, मतलब वह बंधन मुक्त होती है। ठीक है, इसकी शब्दावली सीमित होती है। जो राजभाषा होता है वह राजभाषा में जो शब्दावलियाँ हैं, मतलब जो उनके शब्दों का भंडार है, द लिमिट ऑफ वर्ड, इनकी शब्दावली क्या होता है, सीमित होता है, लिमिट होता है। जबकि जो राष्ट्रभाषा होती है इसकी शब्दावली जो है क्या होती है, बहुत ही विस्तृत और व्यापक होती है। ठीक है, 13वां जो इम्पॉर्टेंट बात है कि राजभाषा प्रशासन की भाषा है, मतलब जो राजभाषा होती है वह प्रशासन की भाषा होती है, यानी केंद्र राज्य की भाषा आधिकारिक, मतलब राजभाषा जो होती है वह प्रशासन की भाषा होती है, या यह केंद्र की भी भाषा हो सकती है जो मैंने आपको पूर्व में बताया है, और राज्य की राजकाज की भी भाषा होती है आधिकारिक रूप में, मतलब मान्यता प्राप्त जो संविधान में लिखा है या वर्णित है उसके द्वारा जो है वह उस राज्य या उस संघ का जो है ये आधिकारिक राजभाषा होती है। जबकि राष्ट्रभाषा आम जनता की भाषा होती है, यह कहीं भी बोला और कहीं भी पढ़ा और कहीं भी लिखा जा सकता है, जो मुख्यतः जनसंपर्क की क्या होती है, भाषा होती है। 14वां वीडियो है, 14वां जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, राजभाषा के लिए अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं।
मतलब जो हमारी राजभाषा होती है उसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। कौन लैंग्वेज कहते हैं? ऑफिशियल, मतलब कार्यालय का लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और वहीं जो है राष्ट्रभाषा के लिए हम जो है नेशनल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। बहुत सा जो है प्रश्न आ जाता है, कभी कभी जो है प्रश्न जो है आप समझते होंगे कि यह बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो इसको अंतर समझने के लिए आप समझ जाइए कि राष्ट्र मतलब होता है नेशनल, और भाषा का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। मतलब राष्ट्र का मतलब नेशनल और भाषा मतलब लैंग्वेज, मतलब जो राष्ट्रभाषा होता है नेशनल लैंग्वेज होता है, जबकि राज मतलब ऑफिशियल और भाषा मतलब लैंग्वेज। तो राजभाषा मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, और राष्ट्रभाषा जो है हमारा क्या होता है? नेशनल लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। कभी कोई प्रश्न में आ जाता है कि राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है और राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, या यूँ पूछ ले कि नेशनल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहा जाता है और ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात था, इसको भी आपको समझना आवश्यक था। आगे है, राजभाषा संघ राज्य के लिए कई हो सकते हैं। मतलब जो राजभाषा होती है वह जो है एक भी हो सकता है और कई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में जो है जो राजभाषा, प्रथम राजभाषा है वो आपका हिंदी है, और सह राजभाषा जो दूसरी राजभाषा वो क्या है? अंग्रेजी है। उसी प्रकार राज्यों में भी जो है एक या दो या तीन भी जो है राजभाषा हो सकती हैं। तो कहने का मतलब जो राजभाषा संघ या राज्य के लिए कई हो सकती हैं, जबकि राष्ट्रभाषा पूरे देश के लिए एक ही भाषा होती है। जबकि राष्ट्र जो भाषा हमारी होती है वह पूरे देश, पूरे नेशन के लिए जो है एक ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रभाषा पूरे देश में कितनी हो सकती हैं? तो आप कह सकते हैं निसंदेह कि राष्ट्रभाषा पूरे देश में एक ही होती है, जबकि राजभाषा जो है संघ में भी और राज्य में भी कई हो सकती हैं। ठीक है, अंतिम जो है महत्वपूर्ण बिंदु है कि राजभाषा औपचारिक होती है। मतलब राजभाषा जो होती है औपचारिक माने नियमबद्ध होती है। यह जो है औपचारिक नहीं होती है, यह नियमबद्ध होती है। राजभाषा जो है औपचारिक होती है यानी नियमबद्ध होती है। ये बधाया इसका नियम होता है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जबकि जो राष्ट्रभाषा होती है वो अनौपचारिक भाषा होती है। कौन भाषा होती है? अनौपचारिक भाषा होती है। तो राजभाषा औपचारिक भाषा होती है। राजभाषा किसी एक या अधिक राज्य तक सीमित होती है। जो राजभाषा होती है वह जो है उसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। यह किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित होती है। जैसे हमारी हिंदी ही है तो जो है क्या है कि जैसे 11 राज्यों में जो है राजभाषा है और पूरे केंद्र की राजभाषा है, लेकिन अन्य प्रदेशों में वह राजभाषा नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो क्षेत्र होता है, इसका जो स्कोप होता है वो सीमित होता है। इसमें राष्ट्र की संस्कृति और जो राष्ट्रभाषा होती है इसमें राष्ट्र की संस्कृत, साहित्य एवं ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होता है। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है उसमें जो है हमारे देश का कल्चर और जो है साहित्य, लिटरेचर एवं जो है ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री जो है से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो सब जो है उसमें समाहित होते हैं। तो जो है हमारी राष्ट्रभाषा जो होती है वो बहुत ही व्यापक होती है, जबकि राजभाषा जो है बहुत ही उसकी जो स्कोप है बहुत ही सीमित होता है। तो अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने मित्रों, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह जो हमारा वीडियो है यह राष्ट्रभाषा और राजभाषा के में अंतर भी बता रहा है। उसकी जो राजभाषा का गुण है वह भी इसमें है, और राजभाषा और राष्ट्रभाषा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह भी इसमें सम्मिलित हैं। तो इस नाते जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर जो है पढ़ते रहेंगे, और अगर थोड़ा सा 1-2 बार इस वीडियो को पढ़ेंगे तो जो थोड़ा भूला बिसरा है वो भी आप लोगों की स्मृति में याद आ जाएगा। और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।